Hello friends, I am Ananya Varshney from EduMad, and now we are starting with chapter number 3 of class 7 geography. Okay, so the first is, let's have a look at the contents that we're going to study: earth movements, volcano, earthquake, and case study, and introduction to major landforms. Remaining all of these we will be covering in our next module. सो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो लिथोस्फीयर है, जिसको हमने क्रस्ट मेटल कोर में डिवाइड किया था, वो जो हमारी क्रस्ट होती है ना, वो भी टूटी हुई होती है. जो लिथोस्फीयर है वो टूटी हुई है हमारी प्लेट्स में, है ना. वो जो प्लेट्स होती है हम उन्हें कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स. अब वो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो कुछ छोटी भी होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी भी होती हैं, पर रिजिड और इरेगुलरली शेप्ड होती हैं. मैक्सिमम की थोड़ी सी सर्कुलर वर्कुलर ऐसी अजीब सी शेप होती है, और ये ना एक दूसरे में फिटेड होती हैं, है ना. अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ कैसे फिट हुई हुई होती हैं, तो मान लीजिए मैंने एक ऐसे बना दी, फिर दूसरी की शेप ऐसी सी होगी, फिर तीसरी की शेप ऐसी सी होगी, हाँ, है ना. और ऐसे कर करके ना अलग अलग शेप्स की होती है जो एक दूसरे में फिट होती हैं. ओके. अब आपको ये बहुत सरप्राइज सा होगा कि ये जो प्लेट्स होती हैं ये मूव कर रही होती हैं. अभी भी प्लेट्स मूव ही कर रही हैं, पर बहुत ही कम मिलीमीटर्स मूव करती हैं. ठीक है. ये मूव क्यों करती हैं? क्योंकि इनके अंदर मतलब जो हमारी अर्थ है उसके नीचे प्रेजेंट होता है मैग्मा. अब क्योंकि वो हॉट है तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, तो वो जो मैग्मा होता है वो सर्कुलर मैनर जो होती है उसमें मूव कर रहा होता है. कन्वेक्शन करंट्स, इनके बारे में आप पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड में भी. ओके. तो जो मूव सर्कुलर मैनर में वो मूव कर रहा होता है, उससे जो वाइब्रेशंस हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट से पड़ती है, इससे वो भी मूव करती हैं. ठीक है. इसी कारण अर्थक्वेक्स भी आते हैं. तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो वही होती हैं जो अपने ऊपर सारा कॉन्टिनेंट एंड ओशन लेके चलती हैं. जैसे हम जिन प्लेट्स में खाना खाते हैं वो प्लेट्स क्या होती हैं, उनके ऊपर हम अपना फूड रखते हैं, वैसे ही इन्हीं प्लेट्स के ऊपर हम अपने सारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस रखते हैं. मूविंग अहेड, ये जो प्लेट्स होती हैं ये जो मूव करती हैं ना, तो इनके मूवमेंट को भी हमने दो टाइप से डिवाइड कर रखा है: एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. अब जो एंडोजेनिक, एंडो और एक्सो क्या क्या मतलब हुआ, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड. आप ये जो वर्ड ओरिजिन देख रहे हैं यहाँ पे, तो एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर. तो जो अंदर ओरिजिन होते हैं उन्हें हम एंडोजेनिक, जो बाहर ओरिजिन होते हैं आउटसाइड ओरिजिन मतलब एक्सोजेनिक. ठीक है. तो यहाँ पे वेब चार्ट के फॉर्म में आप देख ही पा रहे होंगे, है ना. तो जो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सडन फोर्सेस के बारे में. ओके. बिल्डिंग माउंटेन्स के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ने वाले इस सेशन में, और ना ही लैंडस्लाइड्स के बारे में. हम अर्थक्वेक, वोल्केनो, इरोजन एंड डिपोजिशनल, रिवर, विंड, सीरीज, ग्लेशियर्स, हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, है ना. हम ये वाले टॉपिक्स और ये जैसे टॉपिक हैं इन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. ओके. मूविंग अहेड नाउ. तो वोल्केनो, अभी जो वोल्केनो होता है वो क्या होता है, हम सब वोल्केनो को अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं. तो वोल्केनो एक ओपनिंग होती है हमारी अर्थ की क्रस्ट में जहाँ से मॉल्टेन मैग्मा इरप्ट होता है. ओके. तो अब जैसे जो आप देख सकते हो, जब मैग्मा चैम्बर हीटेड हो, जो मैग्मा जहाँ पे प्रेजेंट होता है मैग्मा चैम्बर कहते हैं, वो जहाँ पे जब बहुत हीट एंड प्रेशर बढ़ने लगता है तो वो जो मैग्मा होता है ना वो ऊपर की तरफ पुश होता है. और फिर जब वो मैग्मा पुश हो रहा होता है तो फिर वो ना एक जैसे यहाँ पे पहले अर्थ की क्रस्ट प्लेन होगा वहाँ पे, तो यहाँ पे मान लो मैग्मा चैम्बर है, तो यहाँ से बाहर आया तो यहाँ से मान लो बह गया, है ना. फिर से आया तो यूँ हो गया, फिर से आया तो यूँ हो गया, फिर से आया तो यूँ, उसके ऊपर इकट्ठा ही होता गया, आता गया आता गया आता गया आता गया. और फिर क्या, वो लेयर बाय लेयर वो एक माउंटेन बन गई, है ना. तो वो जो माउंटेन बन जाता है उसे हम वोल्केनो कहते हैं. ओके. तो अब जैसे देख सकते हो कि जो क्रेटर होता है वो होता है माउथ, जहाँ से निकलता है. वेंट होता है जहाँ से रास्ता, वो होता है जहाँ से वो क्रेटर और मैग्मा चेम्बर कनेक्टेड होते हैं, है ना. लावा वो होता है जो मैग्मा ही मैग्मा लावा एक ही चीज़ होती है, डिफरेंस बस यही है कि लावा बाहर होता है, मैग्मा अंदर होता है. मैंटल जहाँ पे हमारा मैग्मा प्रेजेंट होता है. क्रस्ट वही हम पढ़ चुके हैं, थिनेस्ट लेयर. गैसेस एंड एशेज, अब देखो हीट है तो एशेज निकलेंगी, गैसेस निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होंगे, है ना. और वैसे अगर वोल्केनो के बारे में पढ़ना चाहते हो तो मैंने अपनी एक वीडियो डाल दी है ना. आप देख लीजिएगा, बहुत पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं उसे, मेरे चैनल पे नीचे जाएंगे तो मिल जाएगी, 2 to 3 years अगो पुरानी है.
अर्थक्वेक। अब ये अर्थक्वेक क्या होता है? मैंने आपको बताया जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है वो मूव करती रहती हैं, है ना, और इन्हीं की वाइब्रेशंस के कारण अर्थक्वेक्स आते हैं। अब मान लो कोई एक चीज़ एकदम सीधी रखी हुई है और अचानक से हिलेगी तो फिर हमें वाइब्रेशंस तो फील होंगी, तो जो वाइब्रेशंस होती हैं उन्हीं को हम अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, अब अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होता है उसे कहते हैं फोकस, और उसके जस्ट ऊपर वाली जगह कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर से वाइब्रेशंस मतलब जैसे फोकस होती है ना, उससे वाइब्रेशन जाएंगे सबसे पहले एपिसेंटर पे, क्योंकि वो जस्ट ऊपर है। फिर एपिसेंटर से वाइब्रेशन एक आउटवर्ड्स की तरफ ट्रैवल होगा, इनवर्ड्स तो आएगा नहीं, आउटवर्ड्स जाएगा। तो फिर एपिसेंटर के आसपास जो एरियाज होते हैं वो इफेक्ट होते हैं, फिर उसके आसपास थोड़ा कम, फिर उससे दूर थोड़ा कम, फिर उससे दूर तो फिर कभी कभी पता भी नहीं लगता, है ना। तो सबसे ज़्यादा क्योंकि डैमेज कहाँ पे होगा? एपिसेंटर पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो जो है वो क्लोजेस्ट पॉइंट है सेंटर के, और फिर सेंटर से जो चीज़ जितनी दूर होगी वहाँ पे इफेक्ट उतना कम होगा। ठीक है, अब जैसे अर्थक्वेक को बेसिकली प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, पर हाँ उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ कॉमन होती है प्रिडिक्शंस जो हैं, क्योंकि जो हमारे आसपास एनिमल्स होते हैं वो वाइब्रेशन इजीली फील कर लेते हैं। तो उनमें से एक एनिमल बिहेवियर जो कैट्स और डॉग्स और पेट डॉग्स होते हैं वो मतलब ऐसे ना ऐसे बौखला जैसे मतलब इरिटेटेड होने लग जाते हैं, इरिटेटेड सा फील होने लग जाते हैं उन्हें कि हमारे आसपास जैसे कुछ ऐसे वाइब्रेशंस आ रही है, जैसे कुछ गिरने वाला है, कुछ टूटने वाला है, कुछ जैसे वाइब्रेशंस हम हिलेंगे बहुत तेज़, है ना। तो वो थोड़ा सा ना डिस्टर्ब सा फील करते हैं। तो एनिमल बिहेवियर को जज कर सकते हैं हम। जो पॉन्ड्स में जैसे वाटर में तो वाइब्रेशंस फास्ट ट्रैवल करती हैं, तो जो फिशेस होती हैं उन्हें पहले लगने लगता है कि कुछ तो होने वाला है, इसीलिए वो ऐसे ना फड़फड़ाने से लग जाती हैं। स्नेक्स जो होते हैं वो उनको लगता है अब अर्थ के अंदर आता है अगर अर्थक्वेक, तो अर्थ के अंदर जो चीज़ें उन्हें सबसे पहले पता लगेगा, तो फिर जो स्नेक्स जो अंदर रहते थे अपने मतलब गड्ढे बना के वो बाहर आते हैं। ठीक है, और जो अर्थक्वेक होता है वो मशीन होती है सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ से वो मेजर होता है, और रिक्टर स्केल से हम उसका मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। डायग्राम से समझेंगे हम। देखो अब जैसे मान लो ये मैं प्लेट है ए, मैं इसको पिंक कलर से दिखा रही हूँ, ये प्लेट ए है, क्योंकि अब ये तो मोटी मोटी थिक प्लेट्स होती हैं, तो ये प्लेट ए, ठीक है, यहाँ तक ये इसको आप मान लो प्लेट ए मान लो, ठीक है, ये पूरी प्लेट ए है। और प्लेट बी दिखा देते हैं हम आपको ब्लू कलर से, ठीक है, प्लेट बी है ये पूरी, जो मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ, ये है प्लेट बी। अब दोनों मूव करेंगी, जो प्लेट ए है वो जा रही है इस डायरेक्शन में, प्लेट बी है जा रही है इस डायरेक्शन में। तो जो मूव करेंगी यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जब उसका कोना और इसका कोना जहाँ पे टच हो रखा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फील होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? फोकस, ये हो गया फोकस, है ना। अब इसके जस्ट ऊपर इस एंगल में तो 90 डिग्री स्ट्रेट एंगल में यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा? एपिसेंटर, एपिसेंटर पॉइंट आया, है ना। तो इस एपिसेंटर क्योंकि ये हमारे फोकस के जस्ट ऊपर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक फील होगा। और प्लेट बाउंड्री मतलब जो प्लेट्स की बाउंड्री उनके एजेस होते हैं उन्हें प्लेट बाउंड्री कहते हैं। ओके, अब ये जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, जो वेव्स निकलते हैं फोकस में से, उन्हें सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ये सारे डायरेक्शंस में निकलते हैं, आउटवर्ड्स जाती हैं, है ना। मूविंग अहेड, अब एक केस स्टडी पढ़ते हैं हम। भुज जो है जगह हमारे गुजरात में, वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था 6.9 रिक्टर स्केल का। अब मैं आपको बता दूं कि रिक्टर स्केल में अगर अर्थक्वेक 5 से 8 के बीच में है तो वो मेजर में आता है, वो फील होता है। और जो नाजुक सी चीज़ें होती हैं वो तो गिर जाती है, जैसे कोई वीक बिल्डिंग है जो टूटी फूटी सी हो रही है, तो अगर 5 से 8 के बीच का अर्थक्वेक आता है तो फिर तो उनके गिरने के चांसेस भी होते हैं, है ना। और फिर अगर कभी कभी अगर 4 to 5 का आता है तो वो थोड़ा सा माइनर सा होता है, चलता है, उसे लोग फील कर पाते हैं, पर इतना उसमें से डैमेज और डिस्ट्रक्शन नहीं होता। और अगर 2 से 3 का है तो फिर तो कभी कभी फील ही नहीं होता उससे, लेकिन जो लॉस भी नहीं होता। पर 6.9 रिक्टर स्केल का, आप सोचो 6.9 रिक्टर स्केल का है तो कितना तेज आया होगा। तो स्कूल जो थे वो वर्स्ट इफेक्टेड थे, वर्स्ट, सबसे बुरी हालत हुई थी वहाँ पे, है ना। तो 971 स्टूडेंट्स, 31 टीचर्स की लाइफ्स को जैसे मान लो उनको डर सा था कि अब तो बस हम मरने वाले हैं, क्योंकि बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग्स अगर कोलैप्स होंगी तो बहुत ही कम चांसेस होता है किसी का बचने का, क्योंकि मलबा जो होता है, सारा कंक्रीट जो होता है वो सब उनके ऊपर ही गिरने का चांसेस होता है ना। तो फिर उसमें बचने का चांसेस बहुत कम होता है। तो 971 मतलब 1000 स्टूडेंट्स कम से कम आप मान ही लो, इसमें तो राउंड अप करके बताया हुआ होगा, 31 टीचर्स, है ना। अब भुज रिलीफ एफर्ट बिलाइटेड, है ना। अब ये जो 3 days आफ्टर द क्वेक, मतलब जब क्वेक अर्थक्वेक के आने के 3 दिन बाद
मेडिकल सप्लाईज पहुंच नहीं पा रही थी, ब्लैंकेट्स, फूड, कंसर्न रोज, मतलब सब, मतलब जो लोग थे ना, और अब तो उनके घर वर गिर गए होंगे, तो फिर उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, घर में खाना रखा होगा तो खाना भी दब गया, खाना नहीं है उनके पास खाने के लिए। अब वही 2026 जनवरी को आया था, जनवरी तो ठंड होती है, तो ठंड में उन्हें ब्लैंकेट्स चाहिए, मेडिकल सप्लाईज चाहिए, तो वो सप्लाईज चाहिए, वो तो सबके पास पहुंच ही नहीं रही थी, है ना। अब पूरा फ़ोन लाइन सब गिर गए, टावर्स गिर गए, वाटर पाइपलाइंस कट हो गई, है ना। पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइंस थी, पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइंस जो थी वो सारी नॉक डाउन हो गई थी, नॉकडाउन मतलब सारी टूट फूट गई थी, तारे वारे गिर गई थी, है ना। तो फिर वहाँ पे ना, वहाँ पे जाना भी अनसेफ, कि भाई अगर वहाँ पे तो कितने हज़ारों वाट का चलता है, उस पर अगर हम टच कर देंगे तो फिर तो गए, मर जाएंगे, है ना। तो सारी पावर सप्लाई कट हो गई थी, सिटीज़ में फायर लग गई थी, है ना। क्योंकि देखो मान लो कहीं पे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ, है ना, और कट से चिंगारी सी निकलती है, और उस चिंगारी ने अगर किसी चीज़ को पकड़ ले, किसी चीज़ ने चिंगारी को पकड़ लिया, तो फिर भाई हो गया कल्याण, है ना। मतलब होगी, आग लग जाएगी, तो सिटी में फायर लग जाएंगी, है ना। तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी, प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट कंट्री के प्रेसिडेंट, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी स्टेट में, है ना। अब सीएम जो थे, चीफ मिनिस्टर जो उस टाइम पे थे, वो उन्होंने अपील की थी, है ना। उन्होंने अपील, विजय रूपाणी थे आई थिंक उस टाइम पे सीएम, है ना। तो जो उन्होंने अपील की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, यहाँ पे डिज़ास्टर आ गया है बहुत बुरा वाला भुज में, है ना, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सफिशिएंट नहीं है, तो प्लीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी हेल्प करें। ओके, नाउ मेजर लैंड फॉर्म्स। अब जो लैंडस्केप जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे होती है टू प्रोसेस से, वेदरिंग एंड इरोजन, मतलब इरोजन एंड डिपोजिशन, है ना। अब जैसे जो लैंड फॉर्म्स है, मैं आपको बताया कि क्रस्ट अगर हिलेगी तो उसके ऊपर जो चीज़ है वो भी हिलेंगी, है कि नहीं, हिलेंगी कि नहीं, है ना। तो जो विंड है, वाटर है, ये सब हिलते रहते हैं, पानी बहता रहता है, हवाएं चलती रहती हैं, है ना। तो फिर क्या होगा, जो पानी है वो अपने साथ साथ चीज़ें भाग के लेके जाएगा, हवा अपने साथ चीज़ें उड़ा के लेके जाएगी। तो वेदरिंग इज अ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, वेदरिंग मतलब टूटना, और इरोजन मतलब वियरिंग अवे होना, है ना। तो वेदरिंग मतलब, वेदर मतलब हमारे आसपास की जो वेदर क्लाइमेट कंडीशन हमने पढ़ा है, और वेदरिंग मतलब जो हमारी वेदर से किसी चीज़ पे इफेक्ट पड़ना, तो मोस्टली रॉक्स पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि रॉक पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो टूट जाती हैं, या तो वो मिट्टी सेडिमेंट्स बन जाती हैं, हमने पढ़ा था, या फिर वो प्रेशर पड़ के और हार्ड और कठोर होती जाती हैं, है ना। और इरोजन जब अलग अलग एजेंट से, वाटर, विंड, आइस से जो चीज़ें वो उड़ने लग जाती हैं। ओके, अब जो इरोडेड मटेरियल होता है वो हवा, पानी या फिर काफ़ी सारी चीज़ों से डिपॉजिट भी होने लगता है। अब जैसे पानी बह रहा है, तो पानी ये तो नहीं है कि मतलब बहता ही रहेगा, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा ही, तो जहाँ पे रुकेगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें वो छोड़ देगा अपनी, है ना। तो यही जो इरोजन और डिपोजिशन होता है, यही अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनाता है हमारी अर्थ सरफेस पे। ओके ओके, सो आज के लिए बस इतना ही था गाइज, मैंने आपको लैंडफॉर्म्स की इंट्रोडक्शन दे दिया, डिटेल में हम इस अपने अगली मॉड्यूल में पढ़ेंगे। सो अपने अगले अपकमिंग मॉड्यूल्स के लिए अपडेटेड रहिए। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, सो आप मुझे लिंक पे क्लिक करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो फिर आप उस पर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहुँच जाएंगे, और फिर आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो फिर आप सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा एड्यूमैड को। और अगर आपको जिन पीपीटी से मैं पढ़ाती हूँ, अगर आपको वो चाहिए, तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज DM कर सकते हैं। अपने डाउट्स, ओपिनियंस, फीडबैक्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।